अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बांग्लादेश के नौजवानों ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि किसी कौम के नौजवानों से उनके ख्वाब नहीं छीने जा सकते। अगर आप जिद करेंगे कि नौजवानों के ख्वाब उनसे छीनने हैं तो फिर वो ऐसा जिद पर उतरेंगे कि आपको हेलीकॉप्टर लेकर अपने मुल्क से भागना पड़ेगा। जिस तरीके से हसीना वाजिद भागी हैं, बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ? बांग्लादेश के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, जो कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं, वो बाहर निकले और उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया। बांग्लादेश के अंदर ये जो इनकलाब आया है, ये कोई बड़े बड़े सियासतदान नहीं लेकर आए, ये कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं चली, बल्कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म उठे हैं और उन्होंने उठकर कहा है कि भाई अब बस, अब आगे और नहीं चलेगा और सबको उनके सामने हथियार डालना पड़े। जो सबसे मेन रीजन थी, जो सबसे बड़ी वजह थी इस इनकलाब की, सबसे पहले तो मैं वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश के नौजवानों ने फैसला क्या किया है। उन्होंने कहा कि ना तो हमें फौज की हुकूमत मंजूर है, ना हमें यहां पर कोई सदारती निजाम चाहिए और ना हमें एस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता किसी किस्म की हुकूमत यहां पर मंजूर है। हम बताएंगे कि कौन बंदा हमारे ऊपर हुकूमत करेगा और फिर उस बंदे का नाम दिया गया। उस बंदे के ऊपर हसीना वाजिद ने 190 झूठे केसेस बनाए हुए थे। वो अपने मुल्क से निकलकर यूरोप में रह रहा था। अब उसको वापस बुलाया गया कि आओ मुल्क के अंदर, अब हमें तुम्हारी जरूरत है। और भी तफसीलात हैं, सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो ये आप जरा देखें, ये वो तस्वीर है जो आपको बताएगी, ये वो नंबर्स है कि बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद ने एक प्रोग्राम बनाया कि भाई मैंने पुलिस में, मैंने ब्यूरोक्रेसी में, मैंने हर जगह पे अपने बंदे लगाने हैं और मैंने पूरे मुल्क के ऊपर अपना निजाम, यानी सारे का सारा निजाम कंट्रोल करना है। वो क्या करने लगी थी, उन्होंने जो सरकारी नौकरियां हैं, उसने कहा कि जी 44% मेरिट पर होंगी, 30% नौकरियां उन लोगों को देंगे जिन्होंने जंग आज़ादी के अंदर हिस्सा लिया, 10% जो पसमानदा इलाके के रिहायशी हैं उनको, 10% खवातीन को, 5% अकलियतों को और 1% जो जिस्मानी माजूर अफराद हैं उनको। अब इस चीज के ऊपर बांग्लादेश के स्टूडेंट्स बाहर निकले। उन्होंने कहा कि भाई हम जिंदगियां लगा देते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ पढ़ के और बाद में आकर कोटा सिस्टम के ऊपर नौकरियां चली जाती हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। वो बाहर निकले, उन्होंने बाहर निकलकर एहतजाज किया और एहतजाज, अबू सईद उनका एक नौजवान था जिसने इस तरीके से पुलिस के सामने खड़े होकर अपना सीना आगे किया और उसने अपनी जान का नजराना दिया। उसके बाद पूरे मुल्क के जो नौजवान थे वो बाहर निकले और सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ी और उन्होंने उस फैसले को रिवर्स कर कहा कि मेरिट के ऊपर 93% और जो जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले लोग हैं वो सिर्फ 5% और अकलियतें, ख्वाजा सरा और मजूर अफराद सिर्फ 2%। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो बांग्लादेश की हुकूमत है वो ये कहती है कि ये जितने भी तालिब इल्म हैं जो सड़कों के ऊपर निकले, जिन्होंने दंगा फसाद किया, ये सारे के सारे रजाकार हैं। रजाकार उन लोगों को कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर जिन्होंने मुखालफत की थी बांग्लादेश की। उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही रहना चाहिए। तो बांग्लादेश की हुकूमत ने, हसीना वाजिद ने कहा कि ये रजाकार है और हम इनको कुचल देंगे। ये उन्होंने कहा कि हम इनको कुचल देंगे। जब ये फिक्रा बोला हसीना वाजिद ने कि हम इनको कुचल देंगे, फिर बांग्लादेश का नौजवान बाहर निकला और उसने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। अब जो नहीद इस्लाम बांग्लादेश के नौजवानों के लीडर हैं, उन्होंने फैसला किया कि हमारे मुल्क में कौन आएगा और कौन हुकूमत संभालेगा। अब वो एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद यूनस, नोबेल इनाम याफ्ता है और उनको बांग्लादेश का अबूरी वजीर आजम नामजद किया गया है और जो सदर हैं उन्होंने ये मुतालबा मान लिया है तुलबा का। और सदर हाउस के अंदर ये सारी की सारी मीटिंग हुई है, सियासी जमातें बैठी हैं जिसमें बांग्लादेश की फौज, तुलबा और सारे रहनुमा बैठे। 3 घंटे तक ये मुज़ाकरा चलते रहे और अब ये बंदा मोहम्मद यूनस बांग्लादेश आएगा और आकर अबूरी हुकूमत संभालेगा। इस बंदे के ऊपर हसीना वाजिद ने 190 केसेस किए हुए थे। अब इस बंदे ने भी कहा है कि भाई अब बांग्लादेश आजाद हुआ है। और दूसरी तरफ हसीना वाजिद का क्या हाल हुआ है? हसीना वाजिद का वीजा अमेरिका ने मंसूख कर दिया। बरतानिया ने कहा कि हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर गई। अब इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर है कि ये इतलात आ रही है कि इंडिया कह रहा है हसीना वाजिद को कि बीबी अब निकलो यहां से, हम आपको यहां पर नहीं रख सकते। तो आप अंदाजा लगा लें कि सुबह के वक्त बादशाह थी और शाम के वक्त हेलीकॉप्टर लेकर भागना पड़ा
اور اب اپنے ملک کے اندر واپس نہیں جا سکتی. یہاں تک کہ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے انڈیا کو کہ اس کو واپس بھیجو گرفتار کر کے, کیونکہ اس سے ہم نے بڑے حساب کتاب برابر کرنے ہیں. اور بنگلہ دیش کے اندر ایک فوجی افسر ہے جن کا نام ہے میجر جنرل ضیاء الحسن, ان کو جبری طور پر ریٹائرڈ کر دیا گیا ہے, ڈسمس کر دیا گیا ہے. ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ جو بنگلہ دیش کی انٹیلیجنس ہے یہ ان کے سربراہ تھے اور حسینہ واجد کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت ظلم کیا ہے اور بہت سے لوگوں کو مسنگ پرسن بھی کیا ہے. اس وقت بنگلہ دیش کے اندر بہت سے نوجوان ہیں جنہوں نے ان کے دفاتر کو گھیرا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کو مسنگ پرسن کیا گیا ان کو چھوڑا جائے. مجیب الرحمان اس کے مجسمے کو توڑا گیا, سب کچھ کیا گیا. پتہ کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کیا گیا کہ بنگلہ دیش کی جو عوام ہے اس کی بات نہیں مانے گی, ورنہ تو مجیب الرحمان ان کا ہیرو تھا جن کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں آزادی دلوائی تھی, لیکن اس کی بیٹی اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چلی. اس نے یہ سوچا کہ میں ڈکٹیٹر بن جاؤں گی اور میں ڈکٹیٹرشپ کروں گی, لیکن بنگلہ دیش کی عوام نے سارے کا سارا جو پروگرام ہے وہ واڑ کے رکھ دیا بھائی. تو یہ ساری کی ساری تفصیلات تھی. مزید بنگلہ دیش سے خبریں آ رہی ہیں اور اگلی ویڈیو میں ایک اور بڑی اہم چیز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. پاکستان کے اندر ایک دعویٰ کیا گیا تھا الیکشن سے ایک دن قبل, اور کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے, پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل لگے گا. 16 سال حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی عوام کو دبا کے رکھا, 2 الیکشن مینوپلیٹ کیے اور آخر کار بنگلہ دیش کی عوام نے اٹھ کر وہ تختہ پلٹ دیا ہے. یہ بات صرف بنگلہ دیش کی نہیں ہے, دنیا کے کسی بھی ملک میں جب آپ عوام کو اس حد تک دبائیں گے تو ایک وقت آتا ہے کہ عوام اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ بہانہ کوئی ایک بنتا ہے لیکن وہ اگلے پچھلے حساب سارے کے سارے برابر کر دیتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.